रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अम्मी देखो, अब्बा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। अरे बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजनी है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजनी लकड़ियाँ चाहिए, कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपये देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तुम मेरे लिए चाय बनाओ, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि फौरन वहाँ आ गया। आप ही का इंतजार कर रहा था, ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है, मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें खालिस कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाईजान, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत वजनी है। हाँ भाईजान, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को अलविदा कहकर वापस घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी बीवी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब ऊपर वाले का करम है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही रोज सीता ने स्कूल की फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे ऊपर वाले, अपना करम ऐसे ही हम पर बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले हैं, हमें देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से दरख्त के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा, कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच कर रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर वो गांव की जानिब चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बेहद खुश था। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काट कर मिस्त्री को फरोख्त किया करता था। फिर एक रोज रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, लेकिन इस मर्तबा उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को फौरन अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके 2 बच्चे भी अस्पताल आ गए। अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? हाँ हाँ, ऊपर वाला है ना, उन पर यकीन रखो। डॉक्टरों ने काफी वक्त तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। दरख्त के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे ऊपर वाले, इनका ऑपरेशन करना होगा, उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे शौहर ही हमारे घर के हाकिम थे। फिर तो आप कुछ रोज में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा खानदान आंसुओं में डूबा था।
रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ रोज बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा ऊपर वाला होता है। फिलहाल मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ता से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों अब्बा के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसे भाईजान? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना है तो ले लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान हाजिर हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है अम्मा? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने फौरन 1 किलो बैंगन खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब चल पड़ी और वो जादू से हाजिर हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, अम्मी, तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में, हे ऊपर वाले। सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सब के सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मी, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। लेकिन कैसे? रुको अम्मी, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते। और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे। और फौरन रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। शुक्रिया, शुक्रिया जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रवि और सीता की सारी परेशानियों का हल मिल चुका था। पूरा खानदान खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें मांगने लगे। ऐ जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ अपने खानदान का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर सारे पैसे और सोने की मोहरें आ गई। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गौ माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में तब्दील हो गया। अम्मा, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बेहद खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच बढ़ता ही जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता है बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस रोज से रवि और उसके खानदान ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही दौलत मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे ऊपर वाले जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला, क्योंकि वो बेलौस मुफलिसों की खिदमत का मकसद रखते थे। प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। वहाँ पर दानचंद एक छोटा सा यतीम खाना चलाया करता था। दानचंद का जैसा नाम था वो वैसा ही काम करता था। हमेशा उन यतीम बच्चों की अच्छे से तरबियत करना यही दानचंद की जिंदगी थी। दानचंद के यतीम खाने पर गांव के कई लोगों की नजर थी, क्योंकि नीलेश के अब्बू ने दानचंद को यतीम खाना दान में दिया था। नीलेश एक छोटी सी कुटिया में रहता था। यह आश्रम मेरे पिताजी ने दानचंद को दान में दी थी। आज मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है और दानचंद अपने भूखे नंगे बच्चों को उसमें पाल रहा है। दानचंद को अब दुकान वालों ने उधार का राशन देना भी बंद कर दिया है।
इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। इस आश्रम का बिजली और पानी सब बंद करवा देता हूँ। नीलेश ने जाकर यतीम खाने की बिजली काट दी और यतीम खाने में मुन्नी समेत बहुत सारे बच्चे भूखे थे। भैया, मैंने कल रात को भी सिर्फ चावल के साथ पानी पिया था। आज तो ना चावल है और ना ही पानी। झुमरी और रोहन ने भी कुछ नहीं खाया है। हम सुबह शाम थोड़े कार्टून देख लिया करते थे, पर अब तो लाइट ही नहीं है। पता नहीं आज सुबह से पानी को क्या हो गया, बिजली भी नहीं है। तुम चिंता मत करो मुन्नी, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ। चाउमीन, ये तो मेरी फेवरेट है। मैं आपका इंतजार करूंगी भैया। दानचंद पूरा दिन भटकता है और आखिरकार उसे एक बड़ी सी दुकान दिखाई देती है। भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में यहाँ दावत रखी हुई है। सच? क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ और लेकर जा सकता हूँ? यहाँ हम इसीलिए खड़े हैं, बस इन अमीरों की दावत खत्म हो जाए, वो हमें अंदर बुला लेंगे और हम वहाँ खाना खाएंगे। कुछ ही वक्त में दुकान के अंदर से चौकीदार ने आवाज लगाई और कहा, आ जाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी खाकर और लेकर चले जाना, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। नीलेश ने वहाँ से पूरे 2 दिन का खाना ले लिया, अपने और यतीम खाने के लिए भी, और खुशी खुशी यतीम खाने जाकर सारी बातें वहाँ के बच्चों को बताया और सब ने बेहद खुशी से खाना खाया। सारे बच्चे पेट भरकर खा के सो चुके थे और उसी वक्त बाहर बेहद तेज तूफान आया। इस तूफान को भी आज ही आना था क्या? एक तो पहले से तंगी है और ये तूफान हमेशा आश्रम के पास आती है, पता नहीं क्या है। सारे बच्चों की नींद खुल चुकी थी। सब डर के मारे यतीम खाने के बाहर आकर खड़े हो गए। तूफान इतना तेज था कि उसकी वजह से उनका यतीम खाना टूटकर गिर गया। हे मालिक, हमारा आश्रम, मालिक ये क्या कर दिया? एक यही तो मेरे बच्चों का रहने का सहारा था। दानचंद भैया, मुझे बेहद नींद आ रही है, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रोहन, सब बच्चों को लेकर पास वाले मंदिर में चलो। तूफान ने उनके यतीम खाने को चकनाचूर कर दिया था। दानचंद ने सारे बच्चों को मंदिर में सुला दिया, लेकिन उस रात दानचंद को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ नीलेश और उसका साथी आ गया और उनसे कहने लगा, देखा तुमने कैसे मेरा श्राप तुम्हें लगा? किसी की जमीन हड़प कर कभी किसी का भला हुआ है? न राशन न रहने का ठिकाना, तूफान तूफान तूफान। हे मालिक। नीलेश और उसका साथी भी दानचंद पर हंस रहे थे। हमें इस मंदिर से भी निकलना होगा, यहाँ के पुजारी भी हमें डांट कर बातें करते हैं। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं शाम तक रहने खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। मेरे लिए पिज्जा लेकर आना। यहाँ हमें सूखी रोटी नहीं मिल रही और महारानी को पिज्जा खाना है। दानचंद दर बदर भटक रहा था। यतीम खाने से कुछ दूर चलते ही उसे वो तूफान फिर से नजर आया। ये तूफान यहाँ भी है? ये आखिर कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मेरा ही बिगाड़ने आया हुआ है क्या? मुझे इस चीज को सुलझाना ही होगा। जैसे ही दानचंद तूफान के करीब पहुंचा कि उसे महिमा ने रोक लिया और कहने लगी, इस तूफान के अंदर क्या अपनी जान देने जा रहे हो? देखो, ये बहुत बड़ा तूफान है और ये तुम्हें अपनी चंगुल में ले लेगा। हट जाओ यहाँ से। आप कौन है बहन, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यही रहती हूँ। तब जाकर दानचंद ने सारी बातें महिमा को बताई और महिमा ने कहा, ये तूफान मेरी वजह से है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मेरे अब्बू जो इस गांव के जमींदार थे, उन्होंने कई लोगों की जमीनें हड़पी थी। पूरा गांव उनसे बेहद परेशान था और एक दिन एक साधु की कुटिया छीनने के चक्कर में मेरे अब्बू को श्राप लगा और वो तूफान बन गए। उनकी रूह जब भी भूखी होती है, वो तूफान बनकर उत्पात मचा देती है। और उस साधु ने वो कुटिया नीलेश के खानदान को दे दी और खुद हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए।
तो इसका कोई हल, कोई रास्ता तो होगा ताकि इस तूफान को शांत किया जा सके। हमें उस साधु की कुटिया में रोटी दान करनी होगी। अगर हम ऐसा कर दे तो ये तूफान तहस नहस करना बंद कर देगी। और हाँ, आखिरी चीज, उस साधु ने कहा था तूफान रोटियों से ही शांत होगा। हमें उस कुटिया में यज्ञ करवाकर वहाँ रोटियां दान करनी होंगी। हमें उसे बंद करना होगा। मैं इस बारे में जाकर नीलेश से अभी बात करूंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। दानचंद और महिमा नीलेश की छोटी सी कुटिया में जाते हैं और उसे उस तूफान की सारी बातें बताते हैं। तब नीलेश कहता है, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ क्या? कोई भी मनगढ़ंत कहानी मुझे सुना रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा? पहले ही मेरे पिताजी ने तुम्हें आश्रम दान में दी है, ऊपर से ये कुटिया भी मुझसे छीनना चाहते हो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर हमने उस तूफान को शांत नहीं किया तो सबकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। अच्छा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में तुम मेरी आश्रम की जमीन ले सकते हो। वाह वाह, जब आश्रम अच्छा था तब तो तुमने कुछ नहीं किया, और आज जब तूफान ने आश्रम को बर्बाद कर दिया है तो तुम मुझे इसे वापस देना चाहते हो। जब नीलेश नहीं माना तब महिमा ने कहा, आश्रम की जमीनें छोड़ो, मैं उसी जमींदार की बेटी हूँ। तुम्हें एक बड़ा सा घर बना के दूंगी उस यतीम खाने की जगह पर। लेकिन अगर तुम मुकर गई तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चीज का पूरा ख्याल रखूंगी। महिमा की बातें सुनकर नीलेश अपनी कुटिया में यज्ञ कराने के लिए मान गया। दानचंद और महिमा ने मिलकर मंदिर के पुजारी को बुलाया और साथ ही सारे बच्चे भी उस जगह पर आ गए। और जैसे ही उस पुजारी ने कुटिया में यज्ञ करना शुरू किया, वहाँ पर जोरों से दोबारा तूफान आ गया। हम सबको संभल कर रहना होगा। दानचंद, तुम जाकर रोटी लेकर आओ। सिर्फ एक रोटी क्यों, उससे क्या होगा? तब महिमा ने कहा, वही एक रोटी तूफान का रूप ले लेगी। यज्ञ होते ही रोटियों का तूफान आ जाएगा। दानचंद जाकर बाजार से रोटी लेकर आता है यज्ञ के लिए और उस पुजारी को दे देता है। पुजारी जैसे ही यज्ञ शुरू करता है, वो तूफान जोर से उनकी कुटिया की ओर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बेहद डर जाते हैं। वो तूफान तो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, हमें भागना चाहिए। नहीं, यहाँ से कोई मत भागना। अगर यहाँ से कोई भागा तो मेरा यज्ञ बर्बाद हो जाएगा। वो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे टिककर खड़े रहते हैं। वो तूफान उनके ऊपर से जोरों से चला जाता है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन सारे बच्चे डर जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। वहाँ से जरा भी मत हिलना तुम सब। फिर भी पुजारी यज्ञ खत्म नहीं करता। जैसे ही वो रोटी उस यज्ञ में डालता है, दूसरी तरफ देखता है कि तूफान अब रोटियों का हो गया है। हमारा यज्ञ पूरा हुआ। अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियां! अरे ये तो बटर रोटियां हैं। अब हमेशा ये तूफान रोटियों का ही रहेगा, और वो भी इस कुटिया के सामने। तुम यहाँ से जितनी चाहे उतनी रोटियां ले जा सकते हो। सब कुछ खत्म होने पर वहाँ नीलेश आ जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना ज्ञानचंद भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। इस कुटिया में तुम अपना आश्रम खोल सकते हो। जैसे तुम्हारे पिताजी थे, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। इन रोटियों की तूफान की मदद से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब से मैं भी तुम्हारे साथ यतीम खाने में रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। दानचंद उन रोटियों के तूफान की मदद से सभी जरूरतमंद बच्चों और लोगों को रोटियां बांटते रहते हैं। महिमा ने अपना घर नीलेश को दे दिया और खुद उस यतीम खाने में रहने लगी। धीरे धीरे और भी कई सारे बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग उस रोटियों के तूफान से रोटियां लेकर खाने लगे। एक गांव में महिपाल और उसकी बीवी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बेहद गरीब था, इसीलिए वो अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी बीवी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर के बस स्टॉप पर बस से उतरे। अब्बू, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, हमारा कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन अब्बू,
हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेत होते हैं और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं पास में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं, आगे की उसकी बात सोचेंगे। महिपाल और शिवम को ये तरकीब बेहद पसंद आई और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसा जगह बना दिया और उन पैसों से नान बनाने की एक भट्ठी लगा दी और अगले रोज से ही उन्होंने नान बेचना शुरू कर दिया। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते जायकेदार नान। बहुत ही जायकेदार नान है। तभी एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वो भी नान की दुकान पर आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब, कितने रुपए की प्लेट है? जनाब, बस 20 रुपए की। अरे जनाब, इतना सस्ता दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना? हाँ भाईजान, इसकी क्वालिटी एकदम ठीक है। एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप कहिएगा कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आगे कर दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता महिपाल के नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब खरीदार आने लगे और बढ़िया कारोबार चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले जमीन खरीदनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसे जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। खुदा की मेहरबानी से अपना काम सही चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भाई, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई जायका ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वहाँ खड़े ग्राहक भी ये सुन रहे थे। अरे मैंने तो महिपाल का बहुत नाम सुना था, हम तो पहली बार आए हैं, अब हम इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाते हुए आई। वो औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया, जहाँ ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजी नान, अच्छी और जायकेदार सब्जियों के साथ। अरे चलो, इस खातून के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर आ गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आ रहे थे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? खुदा सबका हिसाब रखता है। वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका नतीजा एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। ये देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी बीवी के साथ मिलकर नई नई तरकीबें ढूंढने लगा। अगले रोज महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज तो सही मौका है, आज महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? अब्बू, अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वहीं वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने के बाद मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले आए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए। अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और अंदर का काम चल रहा है। अब्बू, यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दो, हमें क्या, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी जिसे पढ़कर
लोग ना चाहते हुए भी अंदर दाखिल हो गए। वैसे तो बहुत खूबसूरत एसी वाला रेस्टोरेंट था। अब करो मेरी बराबरी। अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और उसे गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे खरीदार रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी ये बात बसंत ने सुन ली। आज तो मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस आया तो उसने देखा कि सारा सामान चोरी हो गया है और वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो और क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने बस्ते से राख निकालकर रेखा के हाथ में दे दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से आए हो और फिर वापस यहीं आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वो लोग हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत नान का घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग उस अनोखी रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही माह में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के साथी होते हैं और तीनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ही गुजारा हो पाएगा। हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश ने तो हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर पर खाने के भी लाले पड़े हैं। बारिश में तो मेरा घर ही ढह गया। अब मेरे माँ बाप इस इंतजार में हैं कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊं तो वापस अपना घर बनवा सकूं। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट जाता है। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही है और हमारा शहर जाना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी पड़ेगी। और बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया। देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, इसे रगड़ कर देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मुकेश, सुरेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसने मुझे बाहर निकाला, उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी नजरों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? हुक्म कीजिए, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, मगर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मगर कैसे?
आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। मगर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आ जाएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिनको लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां उधार के पैसों से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी मशहूर डिश तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत लजीज होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी बरकत होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, मगर मैं हमेशा आपको रोटी बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल होता है जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। लेकिन जब से रमेश, मुकेश और सुरेश ने अपना स्पेशल तंदूरी रोटी होटल खोला तब धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनकी होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा कारोबार तो अब बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद भी आती है? अब मैं ये राज पता लगा कर ही रहूंगा। धीरज रमेश, मुकेश और सुरेश का सीक्रेट पता करने उनके पीछे लग जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है और देखता है कि एक जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन ही मैं चुरा लेता हूँ, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा न मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है लेकिन उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उस चिराग को वहीं गिराकर और दौड़कर रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में चला जाता है। बचाओ बचाओ, आग आग, बचाओ। रमेश, मुकेश और सुरेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, लेकिन उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है? आग तो देखने में भी बड़ी अजीब लग रही है। अब धीरज के पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसीलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने की यही सजा होती है। रुको, मैं जिन को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और सुरेश उस चिराग को ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।